हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग वर्क के बारे में थ्योरी भी देखेंगे एज वेल एज जो नीट एम्स में सारे प्रॉब्लम्स आए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, साथ ही बहुत सारे एडिशनल कंसेप्ट्स भी देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट ये होता है, सो वर्क इज़ डिफाइंड एज ए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यदि आप डॉट या स्केलर प्रोडक्ट लेते हो तो वही वर्क के रूप में डिफाइन होता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आप कॉस को, जो कॉस थीटा है उसको यदि फोर्स के साथ भी रख सकते हो या डी के साथ भी रख सकते हो। सो आप डब्ल्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, एफ कॉस थीटा इंटू डी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो, यदि फोर्स इस तरफ लग रहा हो एफ और बॉडी यदि इस तरफ डिस्प्लेस हो रही हो, ठीक है, सो फोर्स का जो कंपोनेंट है या फोर्स का जो प्रोजेक्शन है एफ कॉस थीटा, वो डिस्प्लेसमेंट के एलोंग ले लो और फिर उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वर्क डन आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली प्रॉपर्टी होता है। सिमिलरली आप क्या करो कि केवल फोर्स लो और जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के एलोंग है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, बहुत ही आसान चीज़ था ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सो कोई यदि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है, आप लोग बिल्कुल जानते होगे। सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है जिस पर फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, दो कंपोनेंट कर दोगे, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल बना रहा है। देखो, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और फोर्स उससे थीटा एंगल बना रहा है। सो क्लियरली इस केस में जो वर्क डन हो जाएगा क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी, दैट इज एफ डी कॉस थीटा इंटू एफ डॉट डी। ठीक है, सो कांस्टेंट फोर्स के लिए आपको कोई कैलकुलस का यूज़ नहीं करना होगा, सिंपली आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, इसके लिए वेक्टर का जो थ्योरी मैं किया हूँ, वेक्टर के जो प्रॉब्लम्स नीट वगैरह के हैं वो आपके काम आ जाएंगे। अब मान लेते हैं एक से ज़्यादा फोर्स है, तब कैसे आप सॉल्व करोगे, बिकॉज एग्जाम में एक से ज़्यादा फोर्स भी आ सकता है। तो सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिस पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है और उसके कारण वो एक पाथ में ऐसे मूव करके जा रहा है। सो ऑल्दो उसका पाथ कुछ भी दिया गया ऐसे जा रहा है, लेकिन आपको वैसे नहीं देखना है, आपको इसका डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। क्या देखना होगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। लाइक ये यदि पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा d, वो क्या होगा, r2 माइनस r1। ठीक है, ये आपको R2 है, ये R1 है। सो इससे आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा और सारे फोर्स को आप डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। मीन्स कि सारे फोर्स को आप जोड़ दोगे और कर दोगे डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट। मीन्स कि इंडिविजुअल वर्क डन भी निकाल सकते हो। F1 के कारण वर्क डन क्या हुआ, वो होगा F1 डॉट डी। F2 के कारण क्या होगा, F2 डॉट डी। और ऐसे करके आप सबके कारण निकाल सकते हो। और सबके कारण जो थोड़ा थोड़ा जो वर्क डन होगा, W1 W2 ऐसे करके W। अब चूंकि W1 W2 ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, सो इसको आप इंडिविजुअली केवल ऐड कर दोगे अलजेब्रिकली, तब भी निकल जाएगा। मीन्स कि हर एक फोर्स के कारण आप इंडिविजुअली वर्क डन निकालोगे और सिंपली उसको ऐड कर दोगे, तब भी आपको वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, सो वर्क चूँकि स्केलर क्वांटिटी है, सो सिंपली आपको ऐड करना होगा, वेक्टर एडिशन के बारे में सोचना नहीं होगा। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है नेचर ऑफ वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन किसको बोलते हैं, निगेटिव वर्क किसको बोलते हैं। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हो गया कि फोर्स या उसका कंपोनेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो। ठीक है, और इस कारण से वो जैसे डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में या तो फोर्स हो या उसका कंपोनेंट हो और वो मोशन को सपोर्ट करे। क्लियर है, मीन्स कि यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में होगा। सो इसी डायरेक्शन में आपको एफ कॉस थीटा भी है। सो क्लियरली ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है
और इस कारण से थीटा का कंडीशन क्या हो गया, क्योंकि ये कंडीशन पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नीट में पूछता है। सो थीटा 0 डिग्री के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। और थीटा 0 डिग्री मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम वो सपोर्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। 90 डिग्री कहने का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, और इस केस में आप बोलोगे नो वर्क डन। इसके बारे में हम लोग सेपरेटली देखेंगे। फिर निगेटिव वर्क डन कहने का मतलब क्या हो गया कि फोर्स या उसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो और जो एक्सटर्नल फोर्स हो वो मोशन को अपोज करे। क्लियर है इस फिगर से? एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में। एफ साइन थीटा का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो क्लियरली इसके लिए जो कंडीशन होता है निगेटिव वर्क के लिए, थीटा जो है एंगल वो 90 डिग्री से क्या हो, आपको ज़्यादा हो और 180 डिग्री के इक्वल या उसके कम हो। मैक्सिमम अपोज कब करता है, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो। देखो डिस्प्लेसमेंट आपको इस डायरेक्शन में हो और फोर्स क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, मीन्स कि थीटा का वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क का। सपोज करो कि कोई पर्सन है जो बॉडी को ग्राउंड से लिफ्ट करता है, जैसे यहाँ पर पर्सन कर रहा है, तो इस केस में वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव बट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज निगेटिव। देखो ये जो पर्सन है ये इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, एफ पर्सन बोल दो, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो एम जी है वो नीचे की तरफ है। सो क्लियरली जो ग्रेविटेशनल जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो इसके कारण निगेटिव हो जाएगा और इसके कारण पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग देखते हैं दूसरा केस, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ब्लॉक। तो सपोज करो कि कोई मैन किसी ब्लॉक को पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है, एक एंगल से बनाकर पुल कर रहा है। सपोज करो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। सो फोर्स का कंपोनेंट आपको डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, जो मैन जो फोर्स लगा रहा है, एफ मैन, और जबकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है। सो क्लियरली इस केस में जो वर्क डन बाय मैन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निगेटिव होगा। अब एक इंटरेस्टिंग सिनारियो आता है जब किसी स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं। सो सपोज करो किसी स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं, तो स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पर क्लोज है और यदि आप इसको खींच रहे हो तो एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज सेम डायरेक्शन में है। लेकिन स्प्रिंग को यदि खींचते हो तो स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे आने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और इसलिए बोलोगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज निगेटिव, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग फर्दर देखेंगे, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन करोगे वो आपको पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। सो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन क्या हुआ, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। लाइक किसी स्प्रिंग को यदि सपोज करो कि डी लेंथ से स्ट्रेच कर दिए, इसका नेचुरल लेंथ था इतना और इसको आपने डी लेंथ से स्ट्रेच कर दिया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड हो गया, 1/2 kd²। ठीक है, बिकॉज आपने स्प्रिंग फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट 1/2 kd² वर्क डन किया। यही आपने क्या किया, वर्क, और यही किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। इसके बारे में लोग फर्दर देखेंगे। अब एक नेक्स्ट केस होता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करे या पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करे तो क्या होगा। सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है ये बिल्कुल फिक्स है, ये हिल नहीं सकता है, ठीक है, इसको बांधा गया है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज जो इसको मान लो, इसको Q1 बोल दो और इसको Q2 बोलो, तो Q1 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज सेम चार्ज रिपेल करता है। इसको आप इस तरफ ला रहे हो, सो क्लियरली एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी ये आप इसको ला पाओगे, और F एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब बताओ कि
कौन वर्क पॉजिटिव होगा? एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन एक्सटर्नल पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। सो इस केस में आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कर रहे हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेसिकली ये जो वर्क डन है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा। सो मैं इसको लिखूंगा स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर समझेंगे आगे अच्छे से कंजर्वेटिव फोर्स के कंसेप्ट में। अब यदि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स मूव होता है तो क्या होगा? सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है, बांधा गया है। सो अब बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सपोज करो कि हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है। अब बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? ये निगेटिव होगा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो इस तरह से पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क के कंसेप्ट को हम लोग समझें। अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन और यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। सो बेसिकली वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डायमेंशन के लिए फोर्स का डायमेंशन हो गया ml/t-2, डिस्प्लेसमेंट L, सो ml²t-2। यूनिट के लिए समझते हैं तो दो टाइप के यूनिट हम लोग बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। सो एक एक करके समझते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट क्या है? एब्सोल्यूट टर्म में मीन्स कि इसको आपका ऐसा यूनिट इसमें जूल होता है। सो वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल जब 1 न्यूटन का फोर्स डिस्प्लेस करता है बॉडी को 1 मीटर से। आपको मालूम है कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो क्लियरली आप ऐसा यूनिट के बारे में बात कर रहे हो तो फोर्स भी ऐसा यूनिट में होगा 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन का फोर्स यदि 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट कर देगा तो वर्क डन क्या होगा? 1 जूल होगा। और CGHS में क्या होता है? अर्ग होता है। सो एक अर्ग क्या होगा? यदि एक डायन का फोर्स 1 सेंटीमीटर से आपको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। सो क्लियरली एक अर्ग इज इक्वल टू एक डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब इनके बीच का रिलेशनशिप आपको जूल और अर्ग के बीच में फाइंड आउट करना है। सो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर को आप न्यूटन को डायन में चेंज कर दो, सो 10⁵ डायन, और मीटर को सेंटीमीटर में, सो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो क्लियरली 10⁷ अर्ग हो गया। अब दूसरा जो यूनिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट। सो ग्रेविटेशनल यूनिट में SI में क्या होता है? केजी मीटर। ये कैसे आया केजी मीटर? आपको ग्रेविटेशन के टर्म में सोचना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में सोचना है। सो 1 किलोग्राम का कोई बॉडी रखा जाए तो उस पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? 1 × G, डेट इज G आपको फोर्स लगेगा, ठीक है। सो 1 kg वेट को के बॉडी को यदि 1 मीटर से आप डिस्प्लेसमेंट दोगे तो वो आपको क्या होगा? 1 kg मीटर ऑफ वर्क होगा। अब देख लो 1 kg का वेट है। सो 1 kg का वेट कितना के बराबर हो गया? 1 kg इज इक्वल टू G के इक्वल, डेट इज 9.8 न्यूटन। क्लियर है? ये कितना आ गया? 9.81 न्यूटन हो गया ना। सो 9.81 न्यूटन और को 1 मीटर से आप डिस्प्लेसमेंट कर दिए, डेट इज 9.81 जूल। सो ग्रेविटेशनल यूनिट के टर्म में बात करोगे तो जो 1 kg मीटर वर्क होता है वो 9.81 जूल के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो CGS में ये होता है आपको 1 ग्राम सेंटीमीटर, मीन्स कि 1 ग्राम का जो वेट होगा उस पर फोर्स क्या लगेगा? 1 ग्राम, डेट इज 0.001 किलोग्राम इंटू G फोर्स लगेगा, इतना न्यूटन लगेगा, और इसको आप 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर दिए। तो ये क्लियरली आपको 1 ग्राम वेट है। सो 1 ग्राम वेट देखो कितना के बराबर हो गया? ये हो गया 10⁻³ इंटू G का वैल्यू होता है 9.81 न्यूटन, और ये हो गया 9.81, इसको डायन में चेंज कर दो, सो 10⁻³ इंटू 10⁵ डायन, डेट इज ये हुआ आपको 981 डायन। क्लियर है? सो 981 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर, डेट इज 981 अर्ग। सो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आप ध्यान रखना,
क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या, कब आपको जीरो वर्क होता है। तो देखो आपको वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। सो यदि एफ जीरो हो गया तब भी जीरो वर्क डन, एस जीरो हो गया तब भी वर्क डन जीरो हो गया, और यदि कॉस थीटा का वैल्यू यदि जीरो हो गया, डेट इज थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, तब भी आपको वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो ये तीन कंडीशन है बस। सो एक एक कंडीशन देख लेते हैं। पहला है इफ़ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स यदि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इसका एग्जाम्पल है व्हेन अ कूली ट्रेवल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विथ लोड ऑन हिज हेड द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय कूली इज जीरो। सो जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, कूली यदि ऑब्जेक्ट लेकर के इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। जो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ mg लग रहा है, इसको काउंटर बैलेंस आपको नॉर्मल फोर्स कर रहा है। सो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय कूली क्या हो गया, जीरो। ठीक है, बिकॉज आपको फोर्स ऊपर की तरफ कूली लगा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब सेकंड देख लेते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन में आप देखे भी हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा ना वो ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सेंटर की तरफ लगता है। सो किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या यहाँ पर है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होगा, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पर होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, जो कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स से 90 डिग्री बनाएगा। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, यदि यहाँ पर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, और हर एक जगह जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इससे 90 डिग्री बना रहा है। तीसरा इसमें केस है, इन केस ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। क्यों मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, कि बिकॉज जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू मोशन होता है। आपको मालूम है, सपोज करो एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को आप यदि थ्रो करोगे तो एक सर्किल में मूव करता है। ठीक है, और इस केस में जो मैग्नेटिक जो फोर्स लग रहा है ना वो क्या है, आपको परपेंडिकुलर है इसके डिस्प्लेसमेंट के, बिकॉज ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह हो गया। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यदि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो हो तो क्या होगा वर्क डन। देखो यदि कोई पर्सन ट्राई कर रहा है एक वॉल को या हेवी स्टोन को मूव करने का बाय अप्लाइंग अ फोर्स, लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है, तो वर्क डन जीरो होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और इसमें एक अच्छा उदाहरण है कि यदि कोई वेट लिफ्टर आपको कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है, सपोज करो कोई वेट लिफ्टर इसको लिफ्ट किया और लिफ्ट करके एक हाइट तक ले गया, तो इस हाइट तक ले जाने में तो इसने वर्क डन किया, लेकिन यहाँ पर यदि वेट को रखे रहेगा ना तो कोई काम नहीं कर रहा है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। सो ए वेट लिफ्टर डज वर्क इन लिफ्टिंग द वेट ऑफ द ग्राउंड बट डज नॉट वर्क इन होल्डिंग इट अप। क्लियर है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, जब आपको नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। सो यदि नेट फोर्स जीरो हो गया तो उस केस में वर्क डन भी आपको जीरो हो जाएगा। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर टोटल 5 फोर्स लग रहे हैं, और उन पांचों फोर्स का यदि आप वेक्टर एडिशन ले रहे हो तो वो जीरो के बराबर हो जा रहा है, तो उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा, नेट वर्क डन, बिकॉज आपको नेट फोर्स जीरो है। अब नेट फोर्स जीरो होगा वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, आप पॉलीगॉन लॉ से F1 F2 सबको ऐड कर दो, वेक्टरली ऐड कर दो, और जब आप ऐड करोगे ना तो देखोगे कि वो एक पॉलीगॉन बना दिया है। ठीक है, सबको ऐड कर दोगे, एक के हेड पे दूसरे के वेक्टर का टेल रख करके जोड़ते जाओगे तो एक पॉलीगॉन बना दिया, और पॉलीगॉन जैसे बनाएगा इसका मतलब उनका सम क्या है, जीरो है। अब हम लोग देख लेते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स के बारे में देखा था, वेरिएबल फोर्स के बारे में देखते हैं, और ये इंटरेस्टिंग सिनारियो है, इससे सवाल पूछता है। सपोज करो कि कोई एक बॉक्स को, एक ब्लॉक को मैं यहाँ पर रखा हूँ और इस पर एक फोर्स लगा है, जो फोर्स है ना पोजीशन के हिसाब से वैरी कर रहा है। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वैरीज विथ पोजीशन,
तो आप कैसे वर्क डन निकालोगे? इस केस में कोई एक आप डिस्टेंस x मानोगे, उस x डिस्टेंस पर एक इंक्रीमेंटल या छोटा सा उसको डिस्प्लेसमेंट दोगे जिसको आप dx बोलोगे, और dx में जो वर्क डन है ना वो निकालोगे। क्यों अब छोटा सा दिए? क्योंकि ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट जो कराए हो ना, इसमें फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सो ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप मानोगे कि फोर्स चेंज नहीं हुआ है। सो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स डिस्टेंस है तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी एक्स, और इसको dx से डिस्प्लेसमेंट दे दिए तो डॉट dx, और यही आपको छोटा सा वर्क डन हो जाएगा। सो यही छोटा सा वर्क डन निकाल दिए, और इस छोटे से वर्क डन को आपने इंट्रीगेट कर दिया। इंट्रीगेशन कैसे करोगे? दोनों साइड इंट्रीगेट करोगे। इस साइड यदि इंट्रीगेट करोगे तो देखो x का वैल्यू जब 0 था, मीन्स कि पार्टिकल यहाँ पर था, स्टार्टिंग पॉइंट पर था, तो x का वैल्यू 0 हो गया, उस समय वर्क डन 0 हो गया। आपको निकालना है d डिस्टेंस कवर करने पर। सो x जब बढ़ते बढ़ते d तक आ गया, ठीक है, तो उस समय वर्क डन w के इक्वल हो गया। सो आप इसको सॉल्व कर दोगे ऐसे, बहुत ही आसान है। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखो, a dx प्लस बी एक्स डी एक्स, लिमिट हो गया 0 to d, ये हो गया 0 to d। सो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2। हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर यदि फोर्स यदि टाइम पर डिपेंड कर रहा तो कैसे निकालोगे? सो इस टाइप के केस को हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सो क्लियरली ये नेक्स्ट आपको एक जनरल फिगर है, जबकि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट कांस्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे प्रॉब्लम पूछता है। सो यदि इसके बीच का एंगल यदि सेम नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तो कैसे आप सॉल्व करते हो? सपोज करो कोई पार्टिकल पॉइंट ए पे है और वहाँ से पॉइंट बी पर आया और इस पाथ से आया। मीन्स कि इस टाइप का प्रॉब्लम में आपको पाथ का दिया रहता है और फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। मीन्स कि पार्टिकल का इनिशियल कोऑर्डिनेट दिया गया है, फाइनल कोऑर्डिनेट दिया गया है, किस रास्ते से आया है वो दिया गया है। रास्ता अलग भी हो सकता है, सपोज करो कि इस रास्ते से आया हो या किसी दूसरे रास्ते से आया हो। अभी के लिए मानो कि इस रास्ते से आ रहा है। सो इस केस में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप देख रहे हो हर एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पर थीटा है, कुछ देर बाद जाओगे तो ये जो थीटा का वैल्यू ना ये चेंज हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। सो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? आपको मालूम है कि यहाँ पर कैलकुलस यूज़ करना होगा, बिकॉज वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर इनके बीच का एंगल थीटा वेरी कर रहा है, तो एक छोटा सा डिस्टेंस ds लोगे, उसको आप छोटा सा वर्क डन निकालोगे और इंट्रीगेट करोगे पॉइंट A से पॉइंट B तक। सो ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसके लिए। लेकिन यदि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में बात करें जो आपके एग्ज़ाम में आता है, तो क्या करते हैं, फोर्स को आप कंपोनेंट i, j, k में ब्रेक करते हो, या फोर्स को कंपोनेंट के टर्म में दिया जाता है, और जो आपको डिस्प्लेसमेंट है ना, छोटा डिस्प्लेसमेंट dx या ds, उसको भी आप कंपोनेंट i, j, k के टर्म में ब्रेक करते हो, डेट इज़ dxi, dyj, dzk। मैं यहाँ पर 2 डायमेंशनल में दिखा देता हूँ। सपोज करो कि ये आपको गया हो तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dy। सो ये आपको यदि ds बोलोगे तो ds हो जाएगा dxi प्लस dyj, ठीक है। सो 3 डायमेंशनल में dz भी आ जाएगा। अब वर्क डन क्या हो जाएगा, a से b तक गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिए, और ये क्या हो जाएगा, i डॉट i 1 के बराबर हो जाएगा। सो ये 3 पार्ट में चेंज हो जाएगा, 3 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा, fx dx, fy dy, fz dz। और क्लियरली fx dx में चूंकि x का कंपोनेंट है, यहाँ पर कौन चीज़ चेंज हो रहा है, x का कंपोनेंट केवल चेंज हो रहा है। सो इसका आप कोऑर्डिनेट्स xa से xb लोगे, ठीक है। मीन्स कि a से जो b तक गया था तो इसका कोऑर्डिनेट था xa, ya और za, और इसका कोऑर्डिनेट था xb, yb, zb। सो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट डाल दी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम बना करके भी देख लेते हैं।
जो आपके एग्जाम में आता है। ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 0 टू 1 1 along द पाथ y इज इक्वल टू x। देखो पाथ दिया गया ना, किस पाथ के लॉन्ग गया है, फोर्स का भी वैल्यू दिया गया है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू, सो वर्क डन बाय फोर्स क्या निकालोगे, एफ डॉट डी एक्स कर दिए, और देखो कहाँ से कहाँ तक गया था, 0 0 से 1 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या कर दिए, इसको एक्स स्क्वायर का जे वाला है तो जे वाला को जे वालों के साथ करोगे तो इसके साथ करोगे एक्स स्क्वायर डी वाई, और आई का आई के साथ करोगे तो वाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, डी वाई। सो डी वाई का चेंज क्या हो रहा है, डी वाई का चेंज हो रहा है, वाई का चेंज हो रहा है 0 से 1। आप ये देना कि वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, यदि मान लेते हैं यहाँ पर 0 0 2 होता, ये सपोज करो 1 2, तो इसका लिमिट देते 0 to 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या वेरिएबल है, dx, तो dx का चेंज क्या हो रहा है, 0 से 1, तो 0 से 1 कर दिए। अब यहाँ पर आप देखो कि पाथ क्या है, x इज इक्वल टू वाई। सो आपको x का वैल्यू y पुट कर सकते हो। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आप वाई स्क्वायर लिख दो, और डी वाई हो ही गया, और y की जगह यहाँ पर x लिख दो। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज डी वाई है यहाँ पर y का टर्म आ गया, डी एक्स है यहाँ पर x का टर्म आ गया। समझ गए। सपोज करो कि यहाँ पर पाथ लिखा रहता x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तब क्या करते, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 4 हो जाता, तब ये चेंज हो जाता वाई 4 डी वाई, और ये चेंज हो जाता आपको वाई डी एक्स, तो y को आप लिख देते प्लस स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, सो ऐसे करके आप सॉल्व कर देते, और ये देखो आंसर क्या हो गया, 5/6j हो गया। सो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क जो है ना वो डिपेंड करता है पाथ पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है। किस केस में पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। आप ध्यान दो, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, अदर टाइप में वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। सो अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है वर्क डन कैलकुलेशन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इससे भी बहुत प्रॉब्लम पूछते हैं। आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया जाएगा, वाई एक्सिस पर फोर्स दे देगा और एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और बोलेगा कि पार्टिकल का फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसे है, ए से डी तक ऐसे आया है, तो बताइए कि वर्क डन क्या होगा। तो आपको बेसिकली फोर्स डिस्प्लेसमेंट में एरिया निकालना होगा, जिसमें कि आप क्या करोगे कि जो एरिया निकालोगे ना, तो ये एरिया डिस्प्लेसमेंट पर करना। लाइक सपोज करो कि आपको ऐसा दे दिया कि ये यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और यहाँ पर आपको फोर्स दे दिया, और बोल दिया कि ऐसे गया है, तब एरिया निकालने के लिए अब डिस्प्लेसमेंट पर आप लाइन ड्रॉ कर देना, और तब ये एरिया निकालना। मीन्स हर हालत में डिस्प्लेसमेंट पर लाइन ड्रॉ करके आपको एरिया निकालना है। अब इसका प्रूफ क्या है, देखो वर्क डन के लिए यहाँ पर फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, तो आपको कैलकुलस का यूज़ करना होगा। एक स्मॉल आपको पहले वर्क डन डी डब्ल्यू निकालना होगा। सो एक्स डिस्टेंस पर आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लिया, और उस डी एक्स के पर फोर्स को कांस्टेंट माना, और डी डब्ल्यू निकाला एफ डॉट डी एक्स। सो यहाँ पर ये वैल्यू है एफ, एफ का वैल्यू ये है, और ये है डी एक्स, तो ये एरिया निकल गया। रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है ना, इसका एरिया निकल गया। और ये ऐसे से सब छोटे छोटे जो एरिया को जोड़ दिए ना, तो पूरा कंप्लीट वर्क डन निकल गया। सो क्लियरली कंप्लीट वर्क डन के लिए इसका एरिया ही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो एरिया अंडर कर्व बिटवीन एक्स आई एंड एक्स एफ इज़ द वर्क डन। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान कंसेप्ट था, और आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज करो कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और कोई पार्टिकल ए से बी तक अलग अलग रास्ते से आया, फोर्स लग रहा था और उसको अलग अलग रास्ते से लेकर के आया। एक रास्ता 1 से आया, एक रास्ता 2 से आया, एक रास्ता 3 से आया। और यदि वर्क डन इस रास्ते से जो आया, या वर्क डन दूसरे रास्ते से, या वर्क डन तीसरे रास्ते से, तीनों यदि एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा ना,
तो उसको आप बोलोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स था, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्लियर है? अब कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? द फोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फील्ड इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेज। दिस एग्जाम्पल आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स मीन्स कि स्प्रिंग का फोर्स, या मैग्नेटिक फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो भी आप वर्क डन एगेंस्ट द फोर्स करते हो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है। सो वर्क डन एगेंस्ट द फोर्स स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग एनर्जी का कंसेप्ट देखेंगे तो इसको और समझेंगे। सो कंजर्वेटिव फील्ड में ये पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। सो आप बोल सकते हो कि कंजर्वेटिव फील्ड आर पॉइंट फंक्शंस। आप बोल सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड आर पॉइंट फंक्शन। पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, इस पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर है, किसी भी तरीके से है उससे मतलब नहीं है, बस वो पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। सो यदि हम लोग ए से बी तक गए, ए से बी तक गए और बी से फिर ए तक आ गए, तो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं तक आ गए, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज वो पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। अब जिस पॉइंट से शुरू किए उसी पॉइंट पर फिर घूम फिर के आ गए हो। तो इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ और लूप इज जीरो। सो आप यदि रिकॉल करो तो क्लोज्ड पाथ में जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ गया। सो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड जीरो होता है। और आप बोल सकते हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, यदि फोर्स क्या है आपको ये? कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझ लेते हैं। सो ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बिटवीन टू पोजीशंस। सो टू पोजीशंस में किस पाथ से जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा यदि वर्क डन, तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉन कंजर्वेटिव बोलोगे। और इसलिए क्लियरली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए और दूसरे पॉइंट से फिर पहले पॉइंट पर आ गए, मीन्स कि साइकिल कंप्लीट कर लिए, तब आप वर्क डन जीरो नहीं होगा। आपको कंजर्वेटिव में वर्क डन साइकिल के केस में जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव में जीरो नहीं होता है। इसका एग्जांपल होता है फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग फोर्स। सो ऐसा फोर्स ना जो कि हीट प्रोड्यूस करता है वही आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है। सो लाइक फ्रिक्शनल फोर्स में देखो यहाँ पीछे की तरफ लग रहा है और कोई ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस मूव किया, सो यहाँ से यहाँ तक गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा? ए से बी तक जाने में म्यू एम जी इंटू डी, और चूँकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव साइन हो जाएगा। सिमिलरली यदि बी से ए तक आ जाएगा तो फिर माइनस म्यू एम जी डी हो गया। क्लियरली इन दोनों को जोड़ दोगे मीन्स कि ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस टू म्यू एम जी डी, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स में वर्क डन आपको क्लोज्ड पाथ में जीरो के इक्वल नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा। यहाँ पर आपको एक फिगर से दिखाया गया है, तीन अलग अलग पाथ में ऑब्जेक्ट को ले जाते हुए, और इस सब में वर्क डन आपको सेम नहीं है। सो क्लियरली ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब के कोई फोर्स, कोई फील्ड आपको कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसके लिए कंडीशन यहाँ पर लिखा गया, ये आपको क्या है? कंडीशंस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ क्या है कंडीशन, और उसके बाद ये डेरिवेशन से हम लोग फर्दर समझेंगे। देखो फोर्स यदि कोई लिए तो उसका तीन कंपोनेंट होगा। एक आपको आई कंपोनेंट होगा जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एफ एक्स बोलोगे, एफ वाई बोलोगे, एफ जेड बोलोगे। सो एफ एक्स को आप दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड। एक्स है तो x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। अब विथ रिस्पेक्ट टू y कहने का मतलब क्या हो गया कि जब y के रिस्पेक्ट में करोगे ना तो आप
जेड को एक्स को कांस्टेंट मान लोगे। लाइक मैं सपोज करूँ कि एक टर्म बोलता हूँ एक्स वाई स्क्वायर जेड, इसको मैं यदि एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ, सपोज करो ये एफ है, इसको मैं यदि एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ तो लिखूँगा डेल एफ बाई डेल एक्स। मीन्स कि डेल का मतलब क्या हो गया कि बाकी सब कांस्टेंट है, केवल एक्स चेंज कर रहा है, और तब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। उसी तरीके से मैं यदि लिखूँ आपको डेल एफ बाई डेल वाई, तो क्या लिखूँगा एक्स इंटू 2y इंटू जेड, और मैं डेल एफ बाई डेल जेड बोलूँ तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है? सो ऐसे ही करके जो आई के अलॉन्ग कंपोनेंट है, ठीक है, उसको आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंशिएट। और उसी तरह से y जो एफ वाई है इसको x के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, एफ जेड को करोगे आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अब कंडीशन देखो, एफ जेड को यदि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए तो ये इक्वल होना चाहिए एफ वाई को आपको z के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर z है तो यहाँ पर z, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y। मीन्स यदि एफ वाई z के रिस्पेक्ट में तो एफ जेड y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एफ एक्स जेड के रिस्पेक्ट में तो एफ जेड एक्स के रिस्पेक्ट में, और एफ वाई यदि x के रिस्पेक्ट में तो एफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। सो इन यदि तीनों यदि इक्वल हो जाएगा तो फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। अब ये आया कहाँ से? देखो, यदि कोई फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो उसका कर्ल जो है ना, फोर्स का कर्ल जीरो होता है। अब कर्ल होता है क्या है? आप बोलोगे कर्ल तो नहीं मुझे पता सर। तो जैसे डिफ्रेंशिएशन एक ऑपरेटर है, डिफ्रेंशिएशन क्या है, ऑपरेटर है, उसी तरह से कर्ल भी एक ऑपरेटर है जिसका वैल्यू इतना के इक्वल होता है। सो यदि आपको किसी भी चीज़ का कर्ल निकालना हो तो सीधे ये वैल्यू डाल देना, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के, और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस कर लेना, और फिर एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, बिकॉज कर्ल ऑफ फोर्स, यहाँ पर फोर्स बोल दो, एफ इज़ जीरो। तो अब ये कर्ल निकाल दिया मैंने आई जे के, और ये जो सॉल्व किया गया तो ये टर्म आया। अब ये कर्ल चूँकि जीरो होना चाहिए, सो जीरो कर दिए, इंडिविजुअल टर्म को जीरो करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। एक प्रॉब्लम से भी हम लोग उसको समझेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। और दूसरा तरीका है कंजर्वेटिव फोर्स को प्रूफ करने का कि यदि लाइन इंटीग्रल निकालो और उसको जीरो के इक्वल कर दो, जो हम लोग जानते हैं कि क्लोज्ड पाथ में आपको ये क्लोज्ड पाथ है, इसका मतलब क्या हो गया, जो सर्किल बनाया क्लोज्ड पाथ। सो क्लोज्ड पाथ में लाइन इंटीग्रल ऑफ वर्क जीरो के बराबर होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। देखो, ये एक प्रॉब्लम है जो यूजुअली यही इसी टाइप के प्रॉब्लम पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंजर्वेटिव फोर्स। आपको ABCD दिया गया है। यदि आपको जो फोर्स में इस टाइप का कंपोनेंट हो, एक्स आई वाई जे जेड के, इस टाइप का कंपोनेंट हो, ठीक है, मीन्स कि i के साथ केवल x का फैक्टर हो, j के साथ केवल y का फैक्टर हो, और z और k के साथ केवल z का हो। मैं बोल रहा हूँ केवल वर्ड, और बाकी आपको r स्क्वायर r क्यूब 1/r² कुछ भी हो तो आप स्ट्रेट अवे बोल दोगे कि वो क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, सो अब देखो ये कंजर्वेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो आर कैप है, मीन्स कि ये भी बेसिकली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर कैप का मतलब क्या हुआ, आर कैप एक यूनिट वेक्टर है तो डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से हो गया। सो ये बेसिकली आपको क्या हो गया, एक्स, ये जो एक्स आई कंपोनेंट है वो केवल एक्स का फैक्टर है, जे केवल वाई का और के केवल जेड का। तीसरा वाला देखो, इसमें क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, और नीचे में ये आपको क्या है, आर स्क्वायर का पावर 3/2 है। सो ये भी आपको कंजर्वेटिव हो जाएगा। लेकिन जो फोर्थ वाला है ना, वो उसमें अलग फैक्टर है, वाई आई प्लस एक्स जे है। सो इसको हम लोग को चेक करना होगा। सो आइए एक कर देख लेते हैं कैसे ए बी सी कंजर्वेटिव है। सो देखो ये पहला देखते हैं, एफ है 2r⁴, आर है डेट इज़ 2r⁴, r/r हो जाएगा चूँकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर था, डेट इज़ 2r² एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब क्लियरली यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू आ गया 2r² एक्स।
देखो आर स्क्वायर का वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यदि आप डिफ्रेंशिएट करके मुझे ना निकालना है डी आर बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है। सो एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2r डी आर बाई डी एक्स डेट इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेट इज डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर। तो यही टर्म आ गया। उसी तरीके से डी आर बाई डी वाई हो जाएगा y बाई आर, और डी आर बाई डी जेड हो गया आपको z बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर आपको क्या निकाले थे, डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है। एक्स का टर्म है, एक्स क्या हुआ, जो एफ एक्स कौन सा होगा, जो आई का कोएफिशिएंट है। ठीक है, मीन्स कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कोएफिशिएंट है। सो एक्स एक्सिस के कोएफिशिएंट को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि आप x को कांस्टेंट मान रहे हो, 2r डी आर बाई डी वाई डेट इज़ 4xr डी आर बाई डी वाई वाई बाई आर के इक्वल है, डेट इज़ 4xy आ गया। सो सिमिलरली आप यदि डेल एफ एक्स बाई डेल वाई करोगे तो 4xy आएगा। ठीक है, सो आप देख लो यहाँ पर इसको x है y है तो ये आया, यहाँ पर भी x है y है तो xy होगा, x है z है तो xz होगा। आप डिफ्रेंशिएट करके देख लेना, सेम चीज़ आ जाएगा। y है x है तो xy होगा, y है z है तो yz आएगा। तो आप देख रहे हो डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। डेल एफ एक्स बाई डेल जेड डेट इज डेल एफ जेड बाई डेल एक्स, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से आप देखोगे कि ये दोनों भी सेम है। तो ये फोर्स क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। वैसे ही जो सेकेंड वाला है उसको भी आप सॉल्व करोगे और बोल सकते हो कि सेकेंड वाला भी कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन इतना करने की जगह जो मैं कंसेप्ट सिखाया हूँ ना, उसका एग्ज़ाम में यूज़ कर लेना कि ये इसका यदि कोएफिशिएंट केवल x का टर्म हो, इसका कोएफिशिएंट केवल y का हो, इसका कोएफिशिएंट केवल z का हो, तो आप आराम से कर लेना, आ जाता है। ध्यान देना ये एक्स आई वाई जे प्लस जेड के फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5x बाई आर स्क्वायर, एफ वाई का वैल्यू ये आ गया, एफ जेड का वैल्यू ये आ गया। आप डिफ्रेंशिएट करके देख लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये देखो, डिफ्रेंशिएट करके मैं यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, आप खुद से चेक कर सकते हो क्या हो जाएगा कि ये कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सी देख लेते हैं, सी में यही था 3xi प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। सो इसको एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को यदि आप आर स्क्वायर मान लिए तो ये क्या हो जाएगा 3/2। सो ये आर क्यू हो जाएगा और ये यहाँ से आ गया। सो आप चाहोगे तो इसको चेक भी कर सकते हो, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स करके। ठीक है, और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको ये हो जाएगा 3/r³ एक्स आई प्लस वाई जे। सो क्लियरली ये आपको हो गया, यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स का वैल्यू हो गया 3x/r³ और एफ वाई का वैल्यू हो गया 3y/r³। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देना, चेक कर लेना, आ जाएगा। देखो एग्ज़ाम में यदि केवल आपको r के टर्म में हो ना, तो और कभी चेक करने का मन भी करे तो आप r का वैल्यू ले लेना xi प्लस वाई जे। ठीक है, z का कंपोनेंट जो होता है ना z के, उसको आप छोड़ देना, क्योंकि अननेसेसरी का ये फिर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ओके, अब हम लोग ये D वाला देख लेते हैं, D वाला ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। सो यहाँ पर देखो ये पूरा सॉल्व करके लिखा गया है। यहाँ से आपने पहले एफ एक्स कैलकुलेट किया, यहाँ से आपने एफ वाई देखा। ठीक है, बिकॉज f इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे है। और फिर डेल एफ एक्स बाई डेल वाई निकाला, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स निकाला। सो डेल एफ एक्स बाई डेल वाई में देखो ये टर्म आया, और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स में ये टर्म आया, आप निकाल कर देख सकते हो। तो एक में एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक में वाई स्क्वायर का टर्म है, दोनों अलग अलग है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्वेटिव फोर्स होगा। सो इसमें ये जो है ना, ये आपको क्या है, नॉट कंजर्वेटिव। एग्ज़ाम के लिए हमेशा ध्यान रखना है, यदि टर्म एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का हो टर्म, और बाकी आर का पावर कुछ भी हो ना, तो आप कंजर्वेटिव मार्क करके आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क डन इन बिलो फिगर। यहाँ पर आपको फोर्स दिया गया है। ठीक है, पार्टिकल इस पॉइंट ओ से सपोज करो स्टार्ट किया और पूरा घूम घाम करके इस पाथ में घूम करके ऐसे, और फिर से ये ओ पर ही आ गया। तो ये कितना वर्क डन हो गया यदि ये फोर्स लगेगा। तो
लगेगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन ये फोर्स को देखते मात्र आप बोल दोगे कि क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। आपको मालूम है कंजर्वेटिव पाथ में यदि क्लोज्ड लूप में वर्क डन कितना होता है, 0। सो जहाँ से स्टार्ट किया यदि वहीं पर आ जाएगा और फोर्स यदि कंजर्वेटिव आपको चेक करना आ गया है तो आप बोल दोगे कि वर्क डन का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये नीट के रैंक का प्रॉब्लम है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम देख लेते हैं, बहुत आसान है, आप में से सबको आता होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय नेट फोर्स। सो किसी पार्टिकल पर यदि वर्क डन किया जाए फोर्स द्वारा तो उसका काइनेटिक एनर्जी में अंतर आता है, और ये अंतर कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको वर्क डन ऑन बॉडी के इक्वल होता है। ये थ्योरम वैलिड है हर तरह के फोर्सेस में, जब एक्सटर्नल इंटरनल हो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो। सो हर एक कंडीशन में आप ये थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। और ये लास्ट कंसेप्ट है, वर्क डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो वर्क ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। क्यों? बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने पर फोर्स तो चेंज नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। लाइक कोई यदि कूली अपने रिस्पेक्ट में, ये सपोज करो कूली है और ये अपने हेड पर एक वेट ले लिया है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये आपको mg फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपको इस डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री है, वर्क डन 0 बोल दिए। लेकिन यही कूली ग्राउंड पर रुका रहे और दूसरा कूली ग्राउंड से आप सपोज करो कि यहाँ तक आ गया, तो इसने दूसरे कूली ने इफेक्टिवली h हाइट ट्रेवल कर लिया। ठीक है, सो अब देख रहे हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस कूली ने टोटल जो वर्क डन किया वो क्या हो गया, mgh, बिकॉज इस पर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है mg, और कितना हाइट से गया, mgh से। इसका एक दूसरा और अच्छा उदाहरण ये है कि इफ़ अ पर्सन इज पुशिंग अ बॉक्स इनसाइड अ मूविंग ट्रेन, द वर्क डन इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन इज F.s, while in the frame of earth is F into s plus s0, where s0 is the displacement of train relative to ground। सपोज करो कि ये ट्रेन है जो मूव कर रही इस तरफ, और एक पर्सन है जो एक बॉक्स को धक्का दे रहा है और इसने बॉक्स को s डिस्टेंस से मूव करा दिया। इस बीच में ये ट्रेन खुद भी s0 डिस्टेंस से मूव कर गई। तो क्लियरली ये देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डब्बे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ग्राउंड पर एक आदमी को बैठा दो तो, और ये डब्बा यहाँ पर आ गया, पर्सन यहाँ पर है, इनके बीच का डिस्टेंस s हो गया, और ये डिस्टेंस आपको कितना है, s0। सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s प्लस s0। सो क्लियरली वर्क डन कितना हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, f इंटू एस प्लस s0, जबकि जो अंदर में जो पर्सन है ना जो धक्का दे रहा है उसके रिस्पेक्ट में हो गया f इंटू एस। सो ये सारे वर्क के कंसेप्ट हैं। अब हम लोग नीट और एम्स के प्रॉब्लम जो लास्ट 31 ईयर्स के हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग वर्क का जो नीट का प्रॉब्लम है, एम्स का प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। और फर्स्ट प्रॉब्लम आपको नीट 2017 से पिक किया गया है। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, टेक जी कॉन्स्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। देखो ये प्रॉब्लम आपको बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रॉब्लम है। मैं पहले फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर से एक ड्रॉप गिरता है, u इज इक्वल टू 0 मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल करके जब ज़मीन को हिट करता है, ग्राउंड को हिट करता है, तो इसका स्पीड होता है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको फाइनल वेलोसिटी हो गया, vf बोल दो, ये आपको vi हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और इसका मास क्या है, m है आपको 1 ग्राम। सो आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये यहाँ पर सपोज करो ड्रॉप बीच में है, तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है वो देखते हैं। सो नीचे की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो mg लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एक रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर जो आपको निकालना है। सो रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर बोल दिए। अब ये दोनों वर्क डन कर रहा है, और वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये mg जो वर्क बोल रहा है इसको मैं बोल देता हूँ w ग्रेविटेशनल, और जो रेसिस्टिव फोर्स कर रहा है उसको मैं बोल दे रहा हूँ wr। सो टोटल वर्क इससे ड्रॉप पे यही हो रहा है,
यहाँ से यहाँ तक आने में जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसमें, और ये हो गया चेंज इन एनर्जी डेट इज़ 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। vi का वैल्यू 0 है, सो ये हो गया 1/2 m का वैल्यू हो गया आपको 1 ग्राम डेट इज़ 0.01001, और vf का है 50, सो 50 × 50। अब Wg क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, ये हो गया आपको mgh, ठीक है। mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और h हाइट से है आया है, तो ये क्या हो गया mgh। सो Wg हो गया mgh डेट इज़ 0.001 इंटू जी का वैल्यू 10 मान लो, और h कितना है 1 किलोमीटर डेट इज़ 1000 मीटर, सो ये हो गया आपको 10 जूल। सो Wg आपको 10 जूल आ गया। सो यहाँ पर देख रहे हो तो 10 जूल, अब प्लस होगा या माइनस होगा, देखो mg भी नीचे की तरफ लग रहा है और आ भी नीचे की तरफ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन के साथ होगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। सो 10 जूल प्लस WR इज इक्वल टू 1/2, और ये हो गया 2500 इंटू 0.01 डेट इज़ 2.5/2 डेट इज़ 1.25, और WR इज इक्वल टू माइनस WR कर दो 10 माइनस 1.25 डेट इज़ 8.75 जूल, एंड WR इज इक्वल टू माइनस 8.75 जूल। अब ये WR आपको निगेटिव क्यों आया, आप समझ सकते हो, फोर्स रेसिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। सो यहाँ पर एंगल इनके बीच का कितना हो गया, थीटा हो गया 180 डिग्री, और ये निगेटिव हो जाएगा। सो क्लियरली वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 10 जूल सी, और वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स होगा माइनस 8.75 जूल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको एम्स 2017 से पिक किया गया है। फिगर शोज 3 फोर्सेस अप्लाइड टू अ ट्रंक दैट मूव्स लेफ्टवर्ड बाय 3 मीटर ओवर द स्मूथ फ्लोर। द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F1 5 न्यूटन, F2 9 न्यूटन, F3 3 न्यूटन। द नेट फोर्स डन बाय ट्रंक बाय दीज 3 फोर्सेस। तो मैं फिगर यहाँ फिर से बना देता हूँ। ये ट्रंक है, इस पर 3 फोर्सेस लग रहा है। इधर आपको लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, इधर आपको लग रहा है जो 60 डिग्री बना रहा है ये फोर्स है 9 न्यूटन का, और नीचे की तरफ लग रहा है F3 आपको 3 न्यूटन का, और इसको इस डायरेक्शन में मूव किया गया कितने से 3 मीटर से। सो इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक इसको 3 मीटर से मूव करके ले आया गया। तो ये पूछ रहा है कितना वर्क डन हुआ। क्लियर है। सो पहले हम लोग नेट फोर्स निकाल देते हैं। F नेट हो जाएगा, सो 5 न्यूटन आपको, यदि इस डायरेक्शन को आप I मानोगे, इधर तरफ J मानोगे, तो क्या होगा 5 न्यूटन माइनस I, ठीक है, प्लस 9 न्यूटन कॉस 60 डिग्री। देखो इसका कंपोनेंट होगा, इस तरफ क्या होगा 9 कॉस 60 डिग्री, और इस तरफ होगा 9 साइन 60 डिग्री। सो ये I प्लस 9 साइन 60 डिग्री J। हालांकि इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे इसको शॉर्टकट से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 3 इंटू माइनस J, बिकॉज 3 न्यूटन नीचे की तरफ है। सो अब देखो नेट हो गया ये आपको 9 माइनस 5, 9/2 इनफैक्ट 9/2 माइनस 5I प्लस 9 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 3J। ठीक है, ये आपको नेट फोर्स लग गया F नेट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। सो F नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है 3 इंटू माइनस I। ठीक है, 3 इंटू माइनस I, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में मूव किया है। सो ये हो जाएगा आपको, ये आप करोगे तो I का J के साथ तो 0 होता है, लेकिन I का I के साथ 1 होता है। सो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 5 इंटू माइनस 3, डेट इज़ ये हो गया आपको माइनस 0.5 माइनस 3, डेट इज़ ये हो गया 1.5 जूल। सो आंसर क्या होगा, ए होगा 1.5 जूल। अब एग्ज़ाम में यदि आप सॉल्व करोगे ना, तो इतना सब फोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है आपको एक्स एक्सिस के अलोंग। सो फोर्स केवल जो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, उसी पर ध्यान दो। सो फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है -5 प्लस 9/2, और डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग -3।
ठीक है। सो ये क्लियरली यही हो गया स्टेप और सीधे आंसर आ जाएगा 1.5 जूल। ये आपको 5 सेकेंड में सवाल सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो थ्योरी में दिक्कत है तो थ्योरी जो मैं बताया हूँ उसको देख लोगे, अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी व्हेन अ फोर्स ऑफ 4I + 3J न्यूटन इज अप्लाइड। ये आपको नीट 2016 में पूछा है, वर्क डन पूछ रहा है। मीन्स कि फर्स्ट पॉइंट का आप पोजिशन वेक्टर मान लो RA। सो RA क्या हो गया -2I + 5J और RB हो गया आपको 4J + 3K। सो क्लियरली फोर्स का भी वैल्यू दिया गया है 4I + 3J। सो आप कैसे निकालोगे, F.S निकालोगे, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये क्या हो जाएगा 4I + 3J और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सपोज करो पहला ये था आपको यदि RA और इधर हो गया आपको RB, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा RB - RA। सो RB - RA करो, 4J + 3K माइनस माइनस प्लस 2I, ये I है 2I - 5J। सो हो गया 4I + 3J और ये हो जाएगा 2I - J + 3K। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो आ गया 4 दूनी 8 - 3 डेट इज़ 5 जूल। आंसर क्या होगा, C होगा। सिमिलर प्रॉब्लम आपसे नीट 2013 में पूछा गया है। प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है और आपको निकालना है वर्क डन। तो आप जानते हो कि वर्क डन होता है एरिया अंडर FD, एरिया अंडर FD कर्व। सो ये आप देखो एरिया अंडर FD कर्व निकाल दो तो इसका एरिया यही निकालना है। सो ये एरिया और एक ये एरिया दोनों निकालना है। ये आपको लेंथ है 4 और ये हाइट है 2, तो ये एरिया हो गया 8 और ये देखो ये है, ये लेंथ कितना है 5 और ये हाइट है 2, तो ये एरिया हो गया 1/2 × 2 × 5 डेट इज़ हो गया ये 5। सो ये एरिया 8 और ये एरिया 5, सो 8 + 5 डेट इज़ 13। तो 13 जूल होगा आंसर D। ये 2011 का प्रॉब्लम है। अब इसे मान लेते हैं हम एक स्लाइटली चेंज करते हैं। आपको सपोज करो कि ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाता, ये आपको फोर्स दिया जाता और ऐसे कुछ ग्राफ होता, ठीक है, जहाँ पर ये आपको वैल्यू होता है 2, ये वैल्यू होता है आपको 4 और ये वैल्यू होता है आपको 3, ये वैल्यू सपोज करो होता है 7 और पूछता है कि क्या होगा वर्क डन। तो इस केस में आप कौन सा एरिया निकालोगे, देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करके एरिया निकालना है। तो क्लियरली ये एरिया निकालना होता और ये एरिया आप आराम से निकाल देते हैं, ठीक है। ये एरिया क्या होता, देखो ये एरिया होता ये बेसिकली हो जाएगा 2 × 3, ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया प्लस इसका एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 × 4 × 2, तो ये हो जाता है 6 + 4 डेट इज़ 10 जूल हो जाता है। सो ऐसे करके प्रॉब्लम में थोड़ा वेरिएशन आता है, आपको उसी हिसाब से टैकल करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ए मास ऑफ 1 kg इज हैंगिंग फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1 Nm/m। इफ सरोज पुल्स द मास डाउन बाय 2 मीटर देन द वर्क डन बाय सरोज इज। पहले फिगर में बना देता हूँ। देखो ये सपोज करो कि ये मास लगा हुआ है, ठीक है, 1 किलोग्राम का और ये रेस्ट पे है। अब सरोज इसको खींचना शुरू की, खींचने के बाद सरोज ने इसको क्या किया कि इसको खींच दिया और एक डिस्टेंस तक ले गई। तो उस डिस्टेंस के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन कोई एक पॉइंट ले लो जो कि इसने सरोज ने x डिस्टेंस खींच दिया है। यहाँ पर स्प्रिंग रेस्ट में है तो आप इसका नेचुरल लेंथ बोल सकते हो। हालांकि ये नेचुरल लेंथ इसलिए नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर जो mg वेट लग रहा है उसको काउंटर कर रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे आकर ये स्टेबलाइज हो गया है। हम लोग SHM पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसको यदि x डिस्टेंस से नीचे में मूव किया जाएगा ना तो स्प्रिंग एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा kx। अभी जो kx है क्या ये कॉन्स्टेंट है? कॉन्स्टेंट नहीं है।
सरोज क्या है, इसको कुछ यदि नीचे की तरफ पुल कर रही है तो सरोज भी kx ही फोर्स लगाएगी। अब तुम बोलोगे कि सरोज भी इक्वल फोर्स क्यों लगा रही है? बिकॉज आप इसका वेलोसिटी रख रहे हो 0, मीन्स कि एकदम धीरे धीरे ले जा रहे हो। तो एकदम धीरे ले जाने का मतलब क्या है, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है ना उससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगेगा, ताकि ये इसका कोई एक वेलोसिटी नहीं आए। सो क्लियरली आपको वर्क डन निकालने के लिए x डिस्टेंस पर सरोज ने फोर्स kx लगाया और वहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दोगे जिसको आप बोलोगे क्या, dx। सो वर्क डन बाय सरोज क्या होगा, kx इंटू डी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, और ये वर्क डन को dw दिखाओगे जो छोटा वर्क डन है। सो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे। x का लिमिट जब 0 होगा तो पार्ट के लिए यहाँ पर था, और x का लिमिट d मान लोगे जहाँ तक सरोज खींच करके लाई, ठीक है, तो टोटल वर्क डन w हो जाएगा। सो W इज इक्वल टू 1/2 kd² होगा। सो यही बेसिकली आपको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग होता है। आपको समझ में आ गया होगा। सो ये बेसिकली फॉर्मूला है, इसका ये डेरिवेशन है। सो पूछ रहा है वर्क डन बाय सरोज। सो वर्क डन बाय सरोज कर दोगे 1/2, k का वैल्यू है 1, d का वैल्यू है 2 मीटर, सो 2² डेट इज़ 4 इंटू 1/2 डेट इज़ 2 जूल। सो आंसर क्या हो जाएगा, 2 जूल बी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो काम किए ना, ये सारा काम क्या है, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के अगेंस्ट किया गया। किसके अगेंस्ट किया गया? स्प्रिंग के अगेंस्ट। और स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी काम करते हैं ना, वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। ये बोल रहा है 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। तो पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ, फिर आपको फर्दर समझाता हूँ। देखो, ये आप सपोज करो कि यही एक इंक्लाइनेशन प्लेन था, इंक्लाइन प्लेन था, इसी पर ब्लॉक को ले जाया गया। ये 2 kg का ब्लॉक था और इसको ले जाया गया यहाँ तक, और इसकी हाइट क्या है, 10 मीटर। और इसमें वर्क डन किया गया, टोटल वर्क डन किया गया 300 जूल का। तो पूछ रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और आपसे पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम कितना किया गया। तो देखो, टोटल वर्क कितना किया गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू 300 जूल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, देखो ये हो गया mgh। m का वैल्यू कितना है, 2 इंटू जी का वैल्यू है 10, और h का वैल्यू कितना हो गया, 10। क्लियरली 200 जूल। ये जो काम किया ना, उस कारण से एक तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। ये काम किया, ये 2 पार्ट में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में। 300 में से 200 तो पोटेंशियल एनर्जी खा गया। अब 100 जो है ना, वो काइनेटिक एनर्जी में आना चाहिए, इसके खाते में आना चाहिए 100 जूल, लेकिन इसका वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी vi भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी vf भी 0 है, मीन्स कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। आप बोल सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। ये 100 जूल कहाँ गया, यही 100 जूल फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हुआ। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू 100 जूल। अब इसमें थोड़ा एक आध जो हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। पहला हम लोग काम ये करते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो प्रॉब्लम में बोल दे कि लेट द फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो तब कैसे निकालोगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा 100 जूल। तो हो गया, ये टोटल 100 जूल था, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बोल दोगे 1/2, m का वैल्यू 2 हो गया, vf हो गया 5, 5 स्क्वायर डेट इज़ 25 जूल। 25 जूल तो काइनेटिक एनर्जी में गया, तो 75 जूल जो होगा ना, ये 75 जूल वो फिर होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्लियर है। इस सेकेंड केस के लिए आप ऐसे अप्रोच करोगे। आपसे यदि पूछ दिया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स का या फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू का वैल्यू क्या है,
तो यदि ये एंगल थीटा दिया रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा, हाइट h बाई साइन थीटा, बिकॉज आपको मालूम है कि साइन थीटा क्या हो गया, देखो 10 बाई, यदि थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 10 बाई ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो गया 10 बाई साइन थीटा। सो ये वर्क डन हो गया, और ये वर्क डन आप निकाल लियो 100 जूल, यहाँ पर देखो यही वर्क डन निकाले 100 जूल। सो ये 100 जूल निकाल दिए तो आप सारा वैल्यू पुट करोगे तो म्यू का वैल्यू निकाल दोगे। सो बेसिकली फिजिक्स को आप ना मीन्स कि इंजॉय करके पढ़ोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से मत पढ़ो, क्या क्या और पूछ सकता है वो भी सोचा करो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। मास क्या है, दिया गया है 3 kg, और ये मास एक कांस्टेंट फोर्स के अंडर में है विच कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट s इन मीटर गिवन बाय द रिलेशन s इज इक्वल टू 1/3t², देन द वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड। सो आप देखो कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स इज कांस्टेंट। सो वर्क डन क्या होगा, W होगा F डॉट S, S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो इनिशियली पोजीशन S का वैल्यू दिया गया 1/3t²। सो एट t इज इक्वल टू 0, S का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। एट t इज इक्वल टू 2, S का वैल्यू क्या होगा, 1/3 इंटू 4, दैट इज़ 4/3। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4/3 माइनस 0, डेट इज़ 4/3। और फोर्स का वैल्यू आपको निकालना है अभी। तो फोर्स कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट को यदि आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकलता है, डेट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2t। अब फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो निकलेगा एक्सलरेशन, एक्सलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, डेट इज़ 1/3 इंटू 2, ठीक है। अब ये आप एक्सलरेशन को आप मास से मल्टीप्लाई करो, मास का वैल्यू कितना है 3 kg, डेट इज़ 2/3 इंटू 3 इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू फोर्स। सो फोर्स आ गया 2 न्यूटन, ठीक है। सो आपको बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है ना, इसी से आप फोर्स निकाल लोगे, और यहाँ से आपको वर्क डन हो जाएगा 2 हो गया न्यूटन का फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 4/3, डेट इज़ 8/3 जूल। आपको समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूँ, अदरवाइज़ इसको सॉल्व करने के लिए इतना मुझे करना नहीं होता, ठीक है। क्लियरली मैं सीधे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता 4/3, और फोर्स डिफ्रेंशिएट 2 बार करके निकाल लेता, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। ये अच्छा काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इसको हम लोग देखते हैं। ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए 3 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय x का वैल्यू दिया गया है 3t माइनस 4t² प्लस tq। ये आपको जेई रैंक का प्रॉब्लम है। देन द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड, सो वर्क डन इन 4 सेकेंड्स। सो कैसे सॉल्व करोगे, पिछला वाला जो अप्रोच है वही करोगे। आप इसको पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकलेगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, डेट इज़ 3 माइनस 8t प्लस 3t²। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सलरेशन निकलेगा, डेट इज़ dv/dt, और ये होगा -8 प्लस 6t। सो ये आपको एक्सलरेशन निकल गया। ये क्या है, वेरिएबल। एक्सलरेशन क्या है, वेरिएबल। सो यूज़ कैलकुलस। ये फिक्स नहीं है। देखो मैं थ्योरी में बोला था कि जब फोर्स वेरिएबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम में देखेंगे, और प्रॉब्लम यही है। सो आपने एक्सलरेशन निकाल लिया, अब आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, डेट इज़ m इंटू 60 माइनस 8। अब ये फोर्स जो है ना, ये आपको वेरिएबल है, तो क्या करोगे, किसी एक टाइम इंस्टेंट t पर आप मान लोगे कि उसका फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट x है। सो लेट एट टाइम t द फोर्स इज m into 60 minus 8 and displacement is
3t माइनस 4t² प्लस TQ। ठीक है, और आपको फिर निकालना है वर्क डन ड्यूरिंग टाइम। किस टाइम में? t से लेकर के t प्लस dt टाइम में। मीन्स कि स्मॉल टाइम dt में कितना वर्क डन किया है। सो स्मॉल टाइम dt में आप मानोगे कि फोर्स यही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो आपको निकालना पड़ेगा। सो देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो आप लिखोगे dw स्मॉल वर्क इज इक्वल टू f डॉट ds, और ये हो गया m इंटू 60 माइनस 8 इंटू ds को क्या लिखोगे? ds बाई dt इंटू dt। ठीक है, बिकॉज ये टाइम का फंक्शन है। सो आप लिखोगे फिर इसको 60 माइनस 8 इंटू एम। ds बाई dt आपको वेलोसिटी के इक्वल है, और यहाँ पर देखो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, ये है 3t² माइनस 8t प्लस 3 इंटू dt। यही आपको स्मॉल वर्क dw है। कोई दिक्कत होने से कमेंट करके पूछे। यहाँ तक आप समझ गए तो आप सब समझ गए। फिर सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट टाइम देना है 0 to 4 सेकेंड। जब टाइम का वैल्यू 0 रहेगा तो वर्क का वैल्यू 0 रहेगा, और टाइम का वैल्यू 4 रहेगा तो वर्क का वैल्यू आपको निकालना है। सो इसको आप सॉल्व कर दो तो आराम से निकल जाएगा। देखो m का वैल्यू क्या दिया है? m दिया है 3 ग्राम, और 4 सेकेंड पर निकालना है। सो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो m 3/1000 किलोग्राम हो गया, और 0 to 4 इसको आप फिर कर दो सॉल्व, तो कितना हो जाएगा? देखो 18TQ, इसको करते जाओ। 18TQ माइनस 24t² माइनस 48t² प्लस 64t प्लस 18t माइनस 24dt, और अब वैल्यू पुट कर दो और फर्दर। सो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू 3/1000 0 to 4, और ये हो गया 18TQ माइनस ये हो 72t² और प्लस 82t माइनस 24dt। फिर आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे। आप लिमिट पता है आपको 3/1000, और ये हो जाएगा 18t4/4 माइनस 72t³ प्लस 82t²/2 माइनस 24t, लिमिट 0 to 4 डाल दोगे। सो अब ये सॉल्व हो जाना चाहिए आपको। सो 3/1000 18/4 इंटू 16 इंटू 16 माइनस 72, 24×72, सो 24 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 41 इंटू 16 माइनस 24 इंटू 4। ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन है। इसको आप फर्दर जब सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर आएगा 3/1000 इंटू 176। सो ये हो जाएगा आपको 528/1000 इज 0.528 जूल। तो सबसे जो क्लोज में इसके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। आंसर आपको हो जाएगा D 530 मिली जूल। सो आंसर हो गया D 530 मिली जूल। आपका आंसर आया 528 मिली जूल। देखिए ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया हुआ। सो बेसिकली जब भी आपको फोर्स ना टाइम का वेरिएशन होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। फोर्स यदि डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन होगा, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तब कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग देखें। ऐसे प्रॉब्लम नंबर 9 भी उसी टाइप का है। A position dependent force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square Newton acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter. The work done in joule. So इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है, ठीक है। सो आप एक x डिस्टेंस ले लोगे, x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को आप ले लोगे, और एक आप डिस्प्लेसमेंट दोगे, उसमें dx का डिस्प्लेसमेंट दोगे, और dx के डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा उसको dw बोलोगे, वो होगा f डॉट dx। सो क्लियरली f का वैल्यू होगा 7 माइनस 2x प्लस 3x² इंटू dx। ये आपको हो गया स्मॉल वर्क डन dw।
और फिर आप इसी को यदि इंटीग्रेट कर दोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हो जाएगा। सो W इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, और लिमिट दोगे जब x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर था, ठीक है, और x का वैल्यू है 5 मीटर। सो क्लियरली आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो कितना निकल गया, 7 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, सो 5 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, सो 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब। सो ये हो जाएगा कितना, 35 माइनस 25 प्लस 125, सो ये आ गया 135 जूल। तो आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हो, समझाने के लिए मैं लिखा, आप सीधे ये स्टेप लिखोगे, अगला स्टेप ये, और आंसर हो जाएगा 135 जूल। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग इन x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स 0.1 x जूल पर मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम 20 मीटर टू 30 मीटर। तो यहाँ पर कोई ब्लॉक है जिसके ऊपर यहाँ पर जब ये x का वैल्यू, तो ये सपोज करो ये x का वैल्यू पहले था 20 मीटर, और x का वैल्यू जब तक 30 मीटर तक आया ना, तो इस पूरे ड्यूरेशन में इसके बीच में इसके ऊपर एक फोर्स लगा। उस फोर्स का वैल्यू था 0.1x। तो फोर्स चूँकि इस डायरेक्शन में लगा था तो मैं ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा दिया, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस साइन नहीं दिखाया आपको। आपसे पूछ रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। सो अब मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज kF माइनस KI। सो KF आपको निकालना है, KI का वैल्यू कितना हो गया 1/2, M का वैल्यू हो गया 10, V का वैल्यू है 10 स्क्वायर, और ये वर्क डन कितना लग रहा है, इस पर लग रहा है वेरिएबल वर्क डन है। सो वेरिएबल वर्क डन को कैसे निकालोगे, 0.1x इंटू dx, ये हो गया स्मॉल वर्क डन dw, इसी को इंटीग्रेट करना है आपको। सो 0 टू w, x का वैल्यू हो गया 20 टू 30। अब समझे ना, x डिस्टेंस पर जो फोर्स लग रहा है वो 0.1x है, स्मॉल डिस्टेंस dx में हमने वर्क dw निकाल दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। सो ये हो गया 0.1x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 20 टू 30, सो 0.1/2 900 माइनस 400 is equal to 500 into 0.1 divided by 2, that is 50/2, that is 25 जूल। सो वर्क डन हुआ 25 के इक्वल, सो 25 जूल कर दो। और ये चूँकि वर्क डन निगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर माइनस साइन डाल देना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, सो ये हो जाएगा -25 जूल, ये -25। सो क्लियरली KF इज इक्वल टू -25 प्लस 100 इंटू 10/2, सो डेट इज़ ये हो गया 500। सो 500 माइनस 25 डेट इज़ 475 जूल। सो आंसर हो गया A 475 जूल। आपको ध्यान देना होगा, देखो यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम। सो यहाँ फोर्स तो ये है, डिस्प्लेसमेंट dx है, और एंगल क्या है 180 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 है, नीट 1994 से लिया गया है। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव करेगा तो जो सिंगल फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और कोई फोर्स नहीं लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री बनाता है, सो नो वर्क इज़ डन ऑन इट। आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं, बहुत ही आसान है। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.01 kg ट्रेवल्स अलोंग द कर्व विथ अ वेलोसिटी गिवन बाय, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम दिस, फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, वर्क डन ऑन पार्टिकल। सो बेसिकली आपको वर्क एनर्जी थ्योरम निकालना है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है W इज इक्वल टू KF माइनस KI, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mvf स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी है 8I + 20J
सो इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 64 प्लस 400 डेट इज स्क्वायर रूट 464, और इनिशियल वेलोसिटी है आपको 4i प्लस 16k। सो क्लियरली जो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो क्या होगा, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर डेट इज 16 प्लस 256 स्क्वायर रूट 272। सो आप लिख दो W इज इक्वल टू 1/2m 464 माइनस 272 डेट इज़ 1/2। m का वैल्यू क्या है 0.01, और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 9 192। सो क्लियरली ये आ गया आपको 1.92 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 0.96 जूल। आसान प्रॉब्लम था, सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम का अप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि एम्स 2014 से पूछा गया है। ए पार्टिकल एक कर्व के अलोंग मूव करता है और मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है मैग्नीट्यूड, और एक्ट्स ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। सो सपोज करो कि ऐसे जा रहा है, सो किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स है ना वो आपको टेंजेंट है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है। सो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। सो आपसे पूछा है फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। देखो यदि फोर्स पाथ पर डिपेंड कर रहा है, पाथ के अकॉर्डिंगली उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्स आपको नॉन कंजर्वेटिव, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स आपको पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। सो और यहाँ पर जो फोर्स है ना वो टेंजेंट, कर्व के टेंजेंट के लॉन्ग है, मीन्स कि पाथ पर डिपेंड कर रहा है। आप यदि अलग पाथ से आओगे, ऐसे आओगे ना, तो उस केस में यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन अलग होता जाएगा, वर्क डन भी आपको चेंज होगा। सो क्लियरली एफ मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14 जो कि एम्स 2005 से लिया गया है, सर्सन रीजन बेस्ड है। फ्रिक्शनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, एकदम गलत है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विथ अ फ्रिक्शनल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड नहीं होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक डिसिपेटिव फोर्स है, उसमें लॉस हो जाता है हीट के रूप में, सो इससे तो पोटेंशियल एनर्जी कभी एसोसिएटेड हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम नंबर 15, ये हाईली कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये आपको जेई के रैंक का है, सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें आप बहुत चीज़ सीखेंगे। Problem number 15, a particle is moved along 3 different paths OAC, OBC and ODC as shown in the figure below. Path ODC is a parabola y is equal to 4x square. The work done by force xyi plus x square yj on the particle along. देखो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। बोल रहा है कि पार्टिकल एक यहाँ पर था स्टार्टिंग में और वो सी तक गया है, 3 अलग अलग पाथ से गया है। पहला पाथ ये है OAC वाला, दूसरा पाथ है OBC वाला और तीसरा पाथ है ODC वाला, और इसका आपको इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और जो फोर्स है उसका वैल्यू ये दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि OAC के लॉन्ग जाएगा तो कितना वर्क डन करेगा। देखो वर्क डन W इज इक्वल टू होता है F डॉट S, ठीक है। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ फोर्स का वैल्यू दिया गया है XYI प्लस एक्स स्क्वायर YJ, और डिस्प्लेसमेंट सपोज करो XI प्लस YJ हो गया। सो अब इसको अब यही आपको बेसिकली कंसेप्ट है। अब अलग अलग पाथ से देख लो। सो फॉर पाथ OAC, सो पहले ये O से A तक आया। सो O से A तक आने में देखो y का वैल्यू क्या है, 0 है, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। सो वर्क डन फॉर OA, सो OA में फोर्स का वैल्यू क्या है, 0I प्लस 0J। सो इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। दूसरा जो ये AC है ना, इसमें इसके लिए x का वैल्यू हो गया 1। यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट है ये 1 0। सो x का वैल्यू 1 है और y क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। y क्या है, चेंजिंग। सो y जब चेंज हो रहा हो ना तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू 1 रखोगे और एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy लोगे। सो फॉर x इज इक्वल टू 1, फोर्स इज इक्वल टू yi प्लस yj। क्लियर है, यही फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपको dy होगा, ठीक है, बिकॉज आप स्मॉल देख रहे हो
एंड डिस्प्लेसमेंट आप बोल दोगे डी एस इज इक्वल टू डी वाई जे, बिकॉज x कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर x में कुछ भी अंतर नहीं होगा। अब आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखोगे तो फॉर ये जो पूरा पाथ है ना, सो फॉर ए सी आप बोलोगे कि डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस दैट इज वाई आई प्लस वाई जे इंटू डी वाई जे दैट इज वाई डी वाई। आप समझे या नहीं समझे? मैं इस पाथ के अलोंग यदि आ रहा है तो आप एक y हाइट पर मानोगे कि डिस्प्लेसमेंट इसका dy है, और उस dy में जो वर्क डन होगा ना वही होगा dw, और dw निकालने के लिए f एट y हाइट, ठीक है, x एट 1 पे, सो f एट y हाइट x इज इक्वल टू 1 पे ये हुआ, और डॉट dy, ठीक है, dy j हो गया। सो y dy आया आपको dw। अब नेट वर्क डन w हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, और ये होगा y dy, और इस इंटीग्रेशन का लिमिट देख लो, y का जब वैल्यू 0 होगा तो वर्क डन यहाँ पर w इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर यदि y dy का वैल्यू हो गया, यहाँ पर देखो y का वैल्यू क्या है 4, सो 4 होगा तो वर्क डन w हो गया। So clearly W is equal to y square by 2, limit is equal to 0 to 4, that is 1 by 2 into 16, that is 8 जूल। So यदि इस रास्ते यहाँ पर इसमें वर्क डन आया 8 जूल। समझ गए मैं कैसे किया हूँ? वैसे ही अब इस पाथ के लिए करते हैं। इस पाथ के लिए हम लोग बिना कैलकुलेशन के देखो कैसे जल्दी कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 करोगे तो फोर्स का वैल्यू 0 प्लस 0, सो इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। अब इसके लिए x का वैल्यू आपको निकालना है, ये जो BC है इसके लिए x का वैल्यू, सो ये कोऑर्डिनेट है आपको 0 4, सो यहाँ पर ये आपको y का वैल्यू हो गया 4, ठीक है, और x चेंजिंग है। सो आप यदि जो सेकेंड वाला लाइन देखोगे ना, इस लाइन के लिए y4 x चेंजिंग, सो आप क्या निकालोगे फिर, y का वैल्यू 4 रखो, सो 4xi प्लस 4x स्क्वायर j, और चेंजिंग क्या हो रहा है, और x आपको चेंजिंग हो रहा है, डेट इज dxi। इनफैक्ट आपको j कंपोनेंट सोचना भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज j डॉट i का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूँ। सो 4x dx लिख दोगे, ये हो गया dw, और इंटीग्रेशन का लिमिट दे दोगे। सो x का लिमिट क्या है, x का वैल्यू यहाँ पर 0 है और x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो लिमिट हो गया 0 to 1, so that is 4 into x square by 2, limit 0 to 1, that is 2 into 1 minus 0, that is 2 जूल। so क्या हो गया, 2 जूल आ गया आंसर बी। अब तीसरा वाला देखते, तीसरा वाला इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि फोर्स का वैल्यू है, आपको देखो ये फोर्स का वैल्यू लिख दो, और किस पाथ के लॉन्ग आया, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सो यही था, ये पाथ था, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और यहाँ पर है 0.14, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 0 0, और जो फोर्स है उसका वैल्यू है xy i प्लस x स्क्वायर yj। क्लियर है? सो आप देख लो यहाँ पर इसको आप एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लोगे, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लोगे ds, जिसका वैल्यू लिखोगे dxi प्लस dyj। सो क्लियरली वर्क डन जो स्मॉल dw होगा वो f डॉट ds होगा, और ये हो जाएगा xy dx प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर y dy। ये सब हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं। और देखो y में चेंजिंग का यहाँ पर लिमिट होगा, सो लिमिट होगा 0 to 4, और यहाँ पर लिमिट क्या होगा 0 to 1। अब ये dx है तो ये y के को हमको हटाना है, तो y को कैसे हटाओगे, y के लिए ये देखो ये फॉर्मूला दिया गया है ना, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, सो कर दोगे x इंटू 4x स्क्वायर dx, लिमिट हो गया 0 to 1, प्लस यहाँ पर आपको x स्क्वायर को टर्म को हटाना है, सो x स्क्वायर हो गया y बाई 4 इंटू वाई डी वाई, लिमिट हो गया 0 to 4। तो इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा 4x3 ये 4x3 dx और प्लस 1/4 y स्क्वायर डी वाई, लिमिट हो गया 0 to 4, ये लिमिट हो गया 0 to 1। इसको सॉल्व कर दोगे तो यही आ जाएगा आंसर। तो 4x4/4 लिमिट हो गया 0 to 1 प्लस 1/4 y³ by 3 लिमिट हो गया 0 to 4।
तो ये हो गया 1 प्लस 1/4 इंटू 1/3 64। सो 16/3 प्लस 1 डेट इज़ 19/3 जूल। सो आंसर हो जाएगा सी 19/3 जूल। देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ, आपको समझाने के लिए इतना स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ, अदरवाइज थ्योरी में इसको हम लोग ढंग से इस टाइप की प्रॉब्लम को किए हैं। सो इस तरह से वर्क के जो सारे पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकते थे, थ्योरी एज वेल एज प्रॉब्लम, वो सब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और इससे बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, इसे शेयर करें, और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।